my dear friends and my dearest friends. I hope you all are doing very well. This is Mithilesh Vishwakarma and I welcome you all to my YouTube channel VSM Academy, the Spirit of Education. So guys, last वीडियो में हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 7 तक फिनिश कर दिया था एंड मैंने ऑलरेडी बोला हुआ है जो 1 है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उसको मैं एकदम बाद में करा दूंगा लास्ट में, ठीक है। अब जो आज मैं कराने वाला हूँ वो क्वेश्चन नंबर 8 कराऊंगा। सो क्वेश्चन नंबर ट्राई करूंगा कि आज मैं इसके मैक्सिमम सम्स फिनिश कर दूं, ठीक है। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 8 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ऑलरेडी आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है। क्या दिया गाइस कि सेगमेंट पीए, सेगमेंट क्यूबी, सेगमेंट आरसी, सेगमेंट आरसी एंड सेगमेंट एसडी, दिस सेगमेंट एसडी आर परपेंडिकुलर टू द लाइन एडी। तो गाइस हमारे पास एक लाइन एडी है, इस लाइन एडी के ऊपर ये चारों के चारों लाइन क्या है आपस में मतलब ये चारों के चारों लाइन बोलो क्या है परपेंडिकुलर। उसके बाद क्या दिया यहाँ पे देखो एबी, यहाँ पे एबी की वैल्यू कितनी दी देखो यहाँ पे 60 दी है मुझे, ठीक है। फिर बच्चों बीसी की वैल्यू यहाँ पे क्या दी है बोलो 70 एंड उसके बाद यहाँ पे सीडी की वैल्यू क्या दी है बोलो 80। तो इतना होने के बाद मुझे इसने क्या बोला कि आप मुझे पी क्यू, क्यू आर और आर एस की वैल्यू फाइंड करके दिखाओ। बहुत इजी क्वेश्चन, देखो मैं कैसे करने वाला हूँ, ठीक है। ध्यान से सुनो। सबसे पहले मैं क्या बोलूंगा कि सिंस सेगमेंट पीए कॉमा सेगमेंट क्यूबी कॉमा सेगमेंट आरसी एंड segment SD are perpendicular to the line that is your AD। ये क्या है बच्चों आपका गिवन। वेरी गुड। मुझे बताओ अगर ये चारों के चारों लाइन एक ही लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है, ध्यान सुनो मैं क्या बोलने वाला हूं, ठीक है। अगर ये चारों की चारों लाइन एक ही लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है मतलब ये क्या आपस में क्या हो जाएंगी बोलो पैरेलल। वेरी गुड। देयरफॉर क्या हो जाएगा यहाँ पे PA इज पैरेलल टू QB इज पैरेलल टू RC इज पैरेलल टू SD। याद रखना जब एक सिंगल लाइन के ऊपर मल्टीपल लाइंस क्या होती है परपेंडिकुलर, तो सारी लाइंस आपस में क्या हो जाती है बोलो बच्चों पैरेलल, ठीक है। अब पैरेलल होने की वजह से मैं वहां पे 1 बाय 1 करूंगा। अगर आपको याद होगा गाइस प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस, तो मैं वही कॉन्सेप्ट यूज करने वाला हूँ। यहाँ पे मैंने सबसे पहले क्या लिखता हूँ बच्चों PA QB एंड RC, ठीक है। PA QB एंड RC 1 बाय 1 करते हैं हम लोग। तो PA QB एंड RC लेते हैं। सो बच्चों जब मैं PA QB RC लिखता है यहाँ पे कि दिस इज इक्वेशन नंबर 6, तो आप ले लो इसको 1, ठीक है, इसको 1 दे दो आप। अब क्या बोलो PA QC RC, तो सिंस इफ PA इज पैरेलल टू QB इज पैरेलल टू RC, अगर PA QB और RC पैरेलल है तो बोलो क्या हो जाएगा बच्चों AB डिवाइड बाय BC, ठीक है। AB डिवाइडेड बाय BC इज इक्वल टू PQ डिवाइड बाय QR। वेरी गुड। PQ डिवाइड बाय QR कंफर्म। ये आपने क्या लिखा बच्चों बाय प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस। यस, बाय प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस, ठीक है। इतना हो गया हमारा। अब देखो सारी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो बोलो क्या हो जाएगा सारी वैल्यू जब मैं पुट करूंगा बच्चों AB की वैल्यू यहाँ पे क्या है बोलो 60, BC की वैल्यू यहाँ पे क्या है बोलो 70, ठीक है। दैट इज इक्वल टू PQ डिवाइड बाय QR। अब क्या हो जाएगा बोलो 0 से 0 कैंसिल, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा 6 डिवाइड बाय 7, दैट इज इक्वल टू PQ डिवाइड बाय QR। अब एक काम करते हैं ऐसे PQ की वैल्यू निकालते हैं। जब PQ निकालेंगे बच्चों क्या करेंगे हम लोग QR को ऑफसेट भेजते हैं, तो बोलो क्या हो जाएगा मेरा PQ इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाय 7 इंटू QR, ठीक है। ये हो गया मेरा PQ की वैल्यू, ठीक है। वेरी नाइस। अब सिमिलरली हम क्या बोलने वाले हैं यहाँ पे दूसरा पार्ट यहाँ पे क्या है बच्चों आपका अभी हम लोग क्या बोले थे PA QB और RC, ठीक है। तो PA QB RC बोलने के बाद अब क्या बोलो QB RC CD, ठीक है। QB RC एंड CD। तो अगेन आप क्या बोलोगे कि सिंस दिस QB is parallel to RC is parallel to SD, क्या रीजन दोगे from equation 1। गाइस इसको भी आप क्या बोल सकते हो yes from equation 1। वेरी गुड। इतना होने के बाद आपको पता है कि वेव QB RC एंड SD आर पैरेलल, मतलब ये तीनों लाइन क्या है आपस में पैरेलल में है। तो बोलो क्या हो जाएगा यहाँ पे BC डिवाइड बाय CD, क्या बोलोगे बच्चों BC डिवाइडेड बाय CD दैट इज इक्वल टू, तो यहाँ पे BC डिवाइड बाय CD, तो यहाँ पे क्या बोलोगे आप लोग QR डिवाइड बाय RS, QR डिवाइड बाय RS, ठीक है। क्या रीजन दोगे सेम रीजन, क्या बच्चों
बाय प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस, बाय प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस। ठीक है, वेरी नाइस, इतना सबको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट पार्ट। क्लियर गाइस? सो जैसे हमने यहाँ पे वैल्यू पुट की थी वैसे यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं। तो बोलो क्या हो जाएगा, देयरफॉर BC, बच्चों BC की वैल्यू यहाँ पे क्या है बोलो 70, यहाँ पे BC की वैल्यू बच्चों यहाँ पे 70, तो आपने क्या लिख दिया 70 डिवाइड बाय, मुझे ये बताओ CD की वैल्यू क्या दिया मुझे 80, तो मैंने लिख दिया 80, दैट इज इक्वल टू QR डिवाइड बाय RS। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, ये सारी वैल्यू मैंने गिवन लिखी, कोई बात नहीं, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 7/8 इज इक्वल टू QR डिवाइड बाय RS। ठीक है, अब यहाँ से मैं RS की वैल्यू निकालता हूँ। ठीक है, तो RS की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 7/8 वहां जाएगा, तो बोलो क्या हो जाएगा 8/7, क्योंकि RS मैंने यहाँ भेज दिया, यहाँ पे डिवाइड था, यहाँ पे आएगा मल्टीप्लाई, दैट इज RS। ठीक है, ऊपर की तरफ यहाँ पे पहले से QR है, ओके, और जो 7/8 जब मैं उस साइड भेजूंगा तो बोलो क्या हो जाएगा आपका 8/7। अगर आप ध्यान दोगे तो ध्यान देना बच्चों, मैंने यहाँ पर भी आपका PQ को इन टर्म्स ऑफ QR निकाला और RS की वैल्यू भी क्या निकाला इन टर्म्स ऑफ QR। दिमाग में ये बात याद रखना कि आपको इसके अंदर किसी एक बंदे को पकड़ना है, तो मैंने इसको पकड़ा QR को, क्योंकि क्या होता है कि जब मैं फर्स्ट रेशियो लिया तो PQ एंड QR का वैल्यू मिला था, एंड जब मैं सेकंड रेशियो लिया तो मुझे क्या मिला QR एंड RS। तो दोनों कंडीशन में QR कॉमन था, इसलिए मैंने क्या किया, फर्स्ट कंडीशन से जो भी वैल्यू निकालनी थी इन टर्म्स ऑफ QR निकाला, एंड सेकंड कंडीशन से भी जो वैल्यू निकाली तो मैंने इन टर्म्स ऑफ QR निकाला। ठीक है गाइस, आगे कंटिन्यू करते हैं इसको हम लोग। अब हम लोग बोलेंगे कि सिंस PS की वैल्यू, बच्चों देखो ये जो पूरा PS है, इस पूरे PS की वैल्यू क्या दी है मुझे 280, तो मैं ये लिखता हूं सिंस PS इक्वल टू 280, रीजन गिवन। अब मुझे पता है कि इस PS को मैं लिख सकता हूं PQ प्लस QR प्लस RS, PQ प्लस QR प्लस RS दैट इज इक्वल टू 280। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि ये चारों के चारों पॉइंट क्या है बच्चों, कोलिनियर, मतलब P डैश Q डैश R डैश S। ठीक है, वेरी गुड। अब इतना होने के बाद चलो हम सारी वैल्यू पुट करते हैं। बोलो PQ की यहाँ पे क्या है 6/7 QR प्लस QR, तो QR ये QR की वैल्यू है नहीं मेरे पास, RS बच्चों RS की वैल्यू यहाँ पे क्या है 8/7 QR, राइट, 8/7 QR दैट इज इक्वल टू 280। ठीक है, आपको चाहिए इसको इक्वेशन दे दो, इक्वेशन नंबर दिस इज दे दो इसको इक्वेशन नंबर 2, इसको दो इक्वेशन नंबर 3, और यहाँ पे रीजन दो फ्रॉम 2 एंड 3। वेरी गुड। इतना होने के बाद आप क्या देखोगे कि अगर मैं इन दोनों को सिंप्लीफाई करूं तो इन दोनों को, ठीक है, या तो मैं एक काम करता हूँ QR कॉमन ले लेता हूँ, जैसे मैं QR बाहर लूंगा अंदर क्या बचेगा 6/7 प्लस यहाँ पे 1 प्लस 8/7 दैट इज इक्वल टू 280। ठीक है बच्चों, तो अब मैं लेता हूँ यहाँ पे LCM। ठीक है, तो 7 1 के नीचे कोई नंबर नहीं है तो क्या होगा, ठीक है हमने 1 लिख दिया, तो 7 1 7, तो यहाँ पे LCM मैंने क्या ले लिया 7। ठीक है, अभी LCM लेने के बाद इसको सॉल्व कैसे करते हैं, अभी यहाँ पे 7 को 7 से डिवाइड कर दो, क्या आंसर आएगा 1। ठीक है, एलसीएम लेने के बाद फिर जो भी वो आंसर था उसको हम लोग न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं, 1 6 6, तो आपका आंसर क्या मिला 6, प्लस अगेन 1 को 7 से डिवाइड करो, बोलो क्या आएगा, देखो 7 डिवाइड बाय 1, 1 को आपने 7 को डिवाइड किया, 1 से 7 को आपने डिवाइड किया, वैल्यू क्या मिलेगी 7 मिलेगी। अब जो भी नंबर मिलता है उसको ऊपर मल्टीप्लाई करो, तो 7 1 7, तो आंसर मिल गया 7, प्लस अगेन 7 को 7 से डिवाइड किया, आंसर मिला 1, 1 into 8 is 8 दैट इज इक्वल टू 280। देयरफॉर बच्चों क्या हो जाएगा हमारा QR हमने कॉपी किया, 6 प्लस 7 कितना था बोलो 13, 13 प्लस 8 कितना था बोलो आपका 13 प्लस 8 इज 21, 21 डिवाइड बाय 7 दैट इज इक्वल टू 280। ठीक है, जब आप सिंप्लीफाई करके बोलो क्या 7 3 21, तो मुझे QR की वैल्यू क्या मिली, यहाँ पे डायरेक्टली लिखता हूँ मैं 280 डिवाइडेड बाय 3, ये बच्चों मुझे क्या मिला QR की वैल्यू। अगर मुझे QR की वैल्यू मिल गई तो एक पार्ट क्लियर हो गया, मेरे पास QR की वैल्यू मिल चुकी है। अब QR की वैल्यू इनकम मिलने के बाद जो मैं बाकी की वैल्यू है वो फाइंड कर लेता हूँ। ठीक है, तो बाकी की वैल्यू यहाँ पे मुझे क्या क्या फाइंड करनी है, PQ और RS। तो मुझे पता है PQ यहाँ पे क्या है 6/7 QR, तो सिंस PQ यहाँ पे बच्चों क्या है आपका 6/7 into QR, देयरफॉर PQ इज इक्वल टू 6/7 into QR। QR की वैल्यू यहाँ पे क्या है बोलो 280 डिवाइडेड बाय 3। वेरी गुड, तो 3 2 6। ठीक है, सो जो मेरा PQ आने वाला है वो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 280 में। ठीक है, और बिफोर दैट एक और काम करते हैं हम लोग, 7 को सिंप्लीफाई करते हैं, 7 1 7, 7 4 एंड 40। ठीक है, 40 हो गया। अब 2 into 40 क्या होता है बोलो 80, मतलब मुझे PQ की वैल्यू क्या मिली यहाँ पे फाइनली 80, राइट। इतना निकलने के बाद अब हम लोग क्या निकाल लेते हैं यहाँ पे RS की वैल्यू।
तो अगेन सिंस हमारा जो आर एस है, आर एस की वैल्यू क्या है बच्चों, 8 डिवाइड बाय 7 इंटू क्यू आर। सो देयरफॉर आर एस की वैल्यू हो जाएगी 8 डिवाइड बाय 7 इंटू क्यू आर। क्यू आर हमने क्या निकाला है बोलो, 280 डिवाइडेड बाय 3। चलो 7 4 जा मतलब 40 हो जाएगा, और इससे वो सिंप्लीफिकेशन हो नहीं सकता। तो हम जो आर एस लिखने वाले हैं वो क्या लिखने वाले हैं बोलो, 8 4 जा 32 मतलब 320 डिवाइडेड बाय 3। ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फाइनल आंसर। बच्चों फाइनल आंसर में सबसे पहला क्या था आपका पी क्यू, एंड पी क्यू मैंने क्या निकाल दी बोलो 80। ठीक है, फिर सेकेंड मुझे क्या था बोलो यहाँ पे क्यू आर, एंड क्यू आर की वैल्यू मैंने क्या निकाल दी 280 डिवाइडेड बाय 3। फिर मैंने थर्ड क्या निकाल दिया आपका आर एस, और आर एस की वैल्यू यहाँ पे क्या है 320 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो इस तरीके से गाइस क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा लेंथी था बट है इजी। क्लियर, तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 8 को फिनिश कर दिया। सो गाइस ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 9। सो 9th में क्या बोला, अगर आप ध्यान से डायग्राम में देखो क्या बोला, इन ट्रायंगल PQR सेगमेंट PM इज द मीडियन। तो बच्चे PM आपका बोला क्या है मीडियन, तो PM मीडियम होने की वजह से ये जो आपका M होगा वो QR का मिड पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये साइड और ये साइड बोलो क्या हो जाएंगे इक्वल। ठीक है, आगे क्या बोला है कि एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल PMQ एंड एंगल PMR इंटरसेक्ट साइड PQ एंड देखो एंगल PMQ का जो एंगल बाइसेक्टर वो MX है, और एंगल PMR का एंगल बाइसेक्टर बोलो क्या है MY, जो कि PQ और PR को पॉइंट X और पॉइंट Y पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो उसके बाद क्या बोला है, प्रूव दैट दिस XY इज पैरेलल टू QR। अगेन गाइस बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं ज्यादा कुछ नहीं करने वाला हूँ। इसके अंदर जो गिवन है बस गिवन को ही यूज करूंगा, एक्स्ट्रा कोई दिमाग नहीं अप्लाई करने वाला हूँ। उसी गिवन को आपस में मैनिपुलेट करूंगा और आपका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं पॉइंट नंबर 1। जितने भी प्रूफ वाले क्वेश्चन आपको पता है कि हमेशा पॉइंट में यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, सो सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या लिखूंगा बच्चों कि सेगमेंट PM इज द मीडियन। क्या रीजन है बोलो बच्चों, गिवन। वेरी गुड। तो पॉइंट नंबर 2, अगर PM आपका मीडियन है तो बोलो क्या हो जाएगा, QM और MR हो जाएंगे आपस में इक्वल। तो QM इज इक्वल टू MR। ठीक है, इसको मैं डालता हूं बॉक्स में क्योंकि हम बाद में इसको यूज करने वाले हैं। पॉइंट नंबर 3, ये जो MX है वो PMQ का एंगल बाइसेक्टर। तो लिखो यहाँ पे सिंस MX, तो सिंस MX इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल PMQ। ये मुझे कहां से मालूम पड़ा, यस गिवन से ही तो मालूम पड़ा है। सोचो अगर ये आपका MX PMQ का एंगल बाइसेक्टर है तो बाय यूजिंग एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी या थियरम आप क्या बोलोगे, PM डिवाइड बाय MQ। क्योंकि देखो एंगल किससे बन, देखो किस एंगल को इंटरसेक्ट कर रहा है ये PMQ को। तो PMQ एंगल बनाने के लिए मेरे पास साइड कौन से है, PM और QM या MQ जो भी आप बोलो। सो PM डिवाइड बाय MQ, PM डिवाइड बाय MQ is equal to PX divided by XQ. Yes, PX divided by XQ. This is point number 4. अब हम लोग क्या बोलते हैं इसको, एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी। एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी। ठीक है, इसको हम लोग एक और काम कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 5, ये जो मैंने QM और MR था, देखो QM है तो मैं QM के प्लेस पे MR लिख सकता हूँ बच्चों, तो अब भी लिख दो क्योंकि बाद में क्यों ज्यादा सोचना, जब यूज हो रहा है कर लो। तो बोलो क्या हो जाएगा आपका PM डिवाइड बाय, ये देखो QM है तो इस QM के प्लेस पे दिख रहा है सबको ये QM, यस इस QM के प्लेस पे मैं क्या लिखने वाला हूँ MR। मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया MR, दैट इज इक्वल टू PX डिवाइड बाय XQ। ठीक है, इसको मैं डालता हूँ बॉक्स में। सो गाइज आपने क्या देखा, एग्जैक्टली QM के प्लेस में नहीं डाल दिया MR। ये मेरा फाइनल आंसर हो गया, मतलब पॉइंट नंबर 5 जो थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। ठीक है, सो आगे हम करते हैं बात, अभी हमने MX के बारे में बात कर लिया, भाई MY के बारे में बात करते हैं। पॉइंट नंबर 6 लिखने जा रहा हूं मैं, क्या बोलेंगे, सिंस MY, ठीक है, इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल, बोलो कि एंगल का नाम क्या हो, PMR। ठीक है, इसका भी रीजन क्या दोगे आप लोग, सब लोग गिवन। वेरी गुड। पॉइंट नंबर 7 देखो, आने वाला एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी। सोचो अगर ये MY
पी एम आर का एंगल बाइसेक्टर, तो आप क्या बोल दोगे बच्चों, पी एम डिवाइड बाय एम आर, पी एम डिवाइड बाय एम आर दैट इज इक्वल टू व्हाट, पी वाई डिवाइड बाय वाई आर, पी वाई डिवाइड बाय वाई आर। इसका भी रीजन क्या देने वाले हो, सेम रीजन जो आपने ऊपर दिया, क्या, एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी। ठीक है बच्चों, एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी। अब ये जो पॉइंट नंबर 7 आया, पॉइंट नंबर 7 को भी मैं डालता हूं बॉक्स में। मैंने क्या बोला था आपको बच्चों, पॉइंट नंबर 2 जो कि मेरा फर्स्ट गिवन से आया, एंड पॉइंट नंबर 4 और 7 मुझे कहां से मिला, सेकंड गिवन से। लेकिन सेम टाइम पे मैंने पॉइंट नंबर 4 को क्या बना दिया, 5। कैसे, 4 और 2 को मैंने यूज किया। गाइस यहाँ पे मैंने रीजन नहीं दिया था, एमक्यू के प्लेस में मैंने एमआर लिखा, तो आप रीजन दे दो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। तो आपने 2 से एमक्यू के प्लेस में क्या लिख दिया, एमआर। वेरी गुड। इतना होने के बाद अब आप क्या करोगे, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को आपस में कंपेयर करो। पॉइंट नंबर 8 आने वाला है। ठीक है, देखो कैसे आने वाला है, पीएम डिवाइड बाय एमआर, पीएम डिवाइड बाय एमआर। तो बच्चों क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड है, देखो सब लोग दिख रहा है सबको यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड, यस, यहाँ पे जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड है कौन, पीएम डिवाइड बाय एमआर, और यहाँ पे बोलो क्या है, पीएम डिवाइड बाय एमआर। अगर दोनों के लेफ्ट हैंड साइड में सेम वैल्यू है, ध्यान दे रहे सब लोग, अगर दोनों के लेफ्ट हैंड साइड में सेम वैल्यू है तो उनका राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा, इक्वल। दैट मींस क्या हो जाएगा यहाँ पे बोलो, px डिवाइड बाय xq इज इक्वल टू py डिवाइड बाय yr। आपने क्या लिखा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 एंड फ्रॉम इक्वेशन नंबर 7 से। तो रीजन दे दो, फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 7। वेरी गुड। पॉइंट नंबर 9, देखो पॉइंट नंबर 9 इंपॉर्टेंट पॉइंट बनने वाला है क्योंकि वही हमारा रिक्वायरमेंट है। चलो डायग्राम आते हैं। डायग्राम में क्या दिखाई दे रहा है बच्चों कि px डिवाइड बाय xq, देखो px डिवाइड बाय xq, सो px डिवाइड बाय xq इज इक्वल टू py डिवाइड बाय yr। देखो ये बंदा और ये बंदा, यहाँ पे ये बंदा और ये बंदा, तो मैंने क्या बोला बच्चों, px डिवाइड बाय xq, तो मिडिल में कौन आ रहा है x, py डिवाइड बाय yr, मिडिल में कौन आ रहा है y, तो x और y से कौन सी लाइन जा रही है बच्चों, xy। तो याद है आपको कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, अगर आपका रेशियो इक्वल होगा तो लाइन क्या होती है, पैरेलल। बच्चों देखो यहाँ पे रेशियो इक्वल है, px डिवाइड बाय xq इज इक्वल टू py डिवाइड बाय yr। देखो px डिवाइड बाय xq इक्वल टू py डिवाइड बाय yr, देयरफॉर xy पैरेलल टू qr। क्या रीजन दोगे, यस, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ये बच्चा जो हमारी रिक्वायरमेंट थी वो हमारा हो गया, दैट मींस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। चेता मैं लिख दो, हेंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से गाइस हमने इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया। सो गाइस ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 अगर आपको बुक में देख रहा हो वहां पे अच्छे तरीके से है, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी इंटरसेक्ट ईच अदर इन पॉइंट x, लाइन ax दिख रहा है सबको, लाइन ax इंटरसेक्ट साइड BC इन पॉइंट y। आफ्टर दैट मुझे क्या दिया यहाँ पे AB है बच्चों, AB की वैल्यू यहाँ पे क्या दिया मुझे 5। ठीक है, ये देखो AB आपका क्या है बोला यहाँ पे 5। फिर मुझे क्या दे दिया AC, यहाँ पे AC की वैल्यू यहाँ पे क्या है बच्चों 4, और जो फुल आपका BC है जिसकी वैल्यू मुझे क्या दी यहाँ पे 6। अब मुझे क्या बोला यहाँ पे ax डिवाइड बाय xy की वैल्यू फाइंड करो। बहुत इजी, जैसे आपने प्रीवियस वाले क्वेश्चन में किया लगभग वैसे ही क्वेश्चन है। मैं यहाँ पे सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करता हूं बच्चों, एंड आपको बहुत आसान लगे ये क्वेश्चन। सबसे पहले जो गिवन दिया है वही गिवन आप यूज करो एंड ऑटोमेटिकली आपको समझ जाएगा मैं क्या करना चाहता हूं। सबसे फर्स्ट पॉइंट व्हाट कि bx, ठीक है, ये bx की बात कर रहा हूं, ठीक है, तो bx इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल, एंगल का नाम बोलोगे यहाँ पे b, तो एंगल b, रीजन दे दिया मैंने इसको गिवन। ठीक है, अगर ये एंगल बाइसेक्टर, तो कौन सा प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी। बोलो क्या हो जाए बच्चों, AB डिवाइड बाय BY, क्योंकि ट्राइंगल इतना ही लेना है, ठीक है, ये छोटा सा ट्राइंगल, AB डिवाइड बाय BY, सो AB डिवाइड बाय BY इज इक्वल टू AX डिवाइड बाय XY, AX डिवाइड बाय XY। क्या रीजन दोगे बोलो, एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी, एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी। वेरी नाइस। इसको हम लोग देते हैं इक्वेशन नंबर, क्योंकि यूज करने वाले हैं तो इसको इक्वेशन नंबर दे देते हैं 1। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर सेकंड क्या लेते हैं बच्चों, इस साइड पे मतलब क्या बोलेंगे हम लोग CX, तो हम क्या बोल देंगे यहाँ पे CX इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल C, ये भी आपका गिवन है।
देखो कई सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें आप गिवन का यूज करके आप पूरा काम कर सकते हो, ठीक है। इसमें भी ऐसे करने वाले, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में तीनों गिवन थे, तीनों गिवन का यूज किया, आपस में मैनिपुलेशन किया, आपका आंसर ऑटोमेटिकली आ गया। सिमिलरली मैं यहाँ पे करने वाला हूं बच्चों। सो दिस CX इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल C, दैट्स व्हाई AC डिवाइड बाय CY, AC डिवाइड बाय CY इज इक्वल टू AX डिवाइड बाय XY, AX डिवाइड बाय XY। क्या रीजन दोगे? सेम रीजन बच्चों, एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी। वेरी नाइस। इसको हम देते हैं इक्वेशन नंबर 2। ध्यान से देखो इक्वेशन 1 एंड 2 को, जब आप इक्वेशन 1 2 कंपेयर करोगे, देखो AB डिवाइड बाय BY इज इक्वल टू X डिवाइड बाय XY, AC डिवाइड बाय CY इज इक्वल टू X डिवाइड बाय XY। देखा जाए तो यहाँ पे दोनों के राइट हैंड साइड में सेम वैल्यू है, ठीक है। तो उसको मैं लिख सकता हूं क्या कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 बच्चों मैं क्या बोलूंगा, AB डिवाइडेड बाय BY इज इक्वल टू AC डिवाइड बाय CY इज इक्वल टू AX डिवाइड बाय XY। मैंने तीनों को आपस में लिख दिया। अब कई लोग सोच रहे होंगे सर आप अगर यहाँ पे AX अपॉन XY की वैल्यू सेम है तो सर आपने इसको हटाया क्यों नहीं? तो गाइस जब अगर इसको हटा दूंगा तो कैसे होगा काम, क्योंकि हमें AX अपॉन XY की वैल्यू तो फाइंड करनी है, इसलिए इसको हमको साथ में लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। वेरी गुड। अब सारी वैल्यू पुट करते हैं। बताओ AB की वैल्यू यहाँ पे क्या है बच्चों, AB की वैल्यू यहाँ पे तो मुझे दी है 5 डिवाइड बाय BY इज इक्वल टू AC की वैल्यू यहाँ पे क्या दी है 4 डिवाइड बाय CY, तो CY नहीं दिया, इज इक्वल टू AX डिवाइड बाय XY। ये सारी वैल्यू मैंने कहां से लिखी बच्चों, गिवन से। तो मैंने क्या रीजन दिया, गिवन। अब सॉल्व कैसे करें, क्योंकि क्या होता है ना कि यहाँ पे BY नहीं, यहाँ पे CY नहीं, यहाँ पे X डिवाइड बाय XY नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है। इनको हम लोग नॉर्मल वे से सिंप्लीफाई कर ही नहीं सकते। तो उसका एक ही तरीका है, ध्यान सुनो बच्चों। आपने सीखा होगा 9th में एक थ्योरम था, बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो। तो बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो क्या बोलता है कि अगर आप न्यूमरेटर को ऐड करते हो तो डिनोमिनेटर को भी ऐड करना पड़ेगा, एंड अगर न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट करते हो डिनोमिनेटर को भी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो उसकी वजह से जो रेशियो नया रेशियो बनेगा वो नए रेशियो की वैल्यू एज इट इज होगी जो पहले थी, समझ गए। मतलब जैसे मैं बोलता हूँ कि 1/2, वैसे एग्जांपल है बच्चों, अगर मान लो इसका रेशियो है 1/2 1/2 1/2 कंफर्म, तो अगर मैं बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो जो मेरा नया रेशियो आएगा उसकी वैल्यू भी क्या होगी 1/2। अब मैं ऐसा क्यों करना चाहता हूँ, ध्यान से सुनो। मैं क्या देख रहा हूं कि यहाँ पे BY है और यहाँ पे YC है, देखो यहाँ पे BY और यहाँ पे YC है। जब मैं BY और YC को ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, BC कंफर्म। अगर मैं BY और CY को ऐड कर दूं मुझे क्या मिल जाएगा, BC, जिसकी वैल्यू क्या है 6। दैट मींस मुझे BY और CY को ऐड करना है। ऐड करना है मतलब मुझे यहाँ पे डिनोमिनेटर को ऐड करना है। बच्चों अगर डिनोमिनेटर को ऐड करना है इसका मतलब दो डिफरेंट डिनोमिनेटर को, मतलब देखो बीच में इक्वल का साइन है, मुझे इन दोनों डिनोमिनेटर को ऐड करना है, तभी होता है बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो। तो बोलो क्या होने वाला है, इसको मैं लिखने वाला हूँ क्या बच्चों, 5 + 4 डिवाइडेड बाय BY + CY दैट इज इक्वल टू AX डिवाइड बाय XY। इसका रीजन क्या दोगे बच्चों, बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो। वेरी गुड। तो हम लोग क्या लिख रहे थे इसको, देयरफॉर 5 + 4 इज 9 डिवाइड बाय BY + CY। अब BY + CY को जब ऐड करोगे तो आपका आंसर क्या मिलेगा, पूरा BC। तो आपने क्या लिख दिया, BC इज इक्वल टू बच्चों AX डिवाइडेड बाय XY। अच्छा इसका रीजन क्या देने वाला, आपने BC कैसे लिखा, क्योंकि B-Y-C था, क्योंकि तीनों पॉइंट कोलिनियर थे, तभी आपने बोल दिया BY + CY इज इक्वल टू BC। 9 डिवाइड बाय BC, बच्चों BC को यहाँ पे क्या देखो 6 दैट इज इक्वल टू AX डिवाइड बाय XY। ये आपने 6 कहां से लिखा बोलो, गिवन से। तो मैंने क्या डाल दिया, गिवन। अब ध्यान रखना 3 3 = 9 3 2 = 6। तो आपका आंसर क्या मिला बच्चों, 3 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू AX डिवाइड बाय XY। इसको आप लिख दो AX डिवाइड बाय XY इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 2। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो इस तरीके से गाइस हमने क्या फाइंड कर लिया, AX डिवाइड बाय XY की वैल्यू। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। सो क्वेश्चन 11 में क्या दिया है, बहुत ध्यान से देखना। इन क्वाड्रिलेटरल ABCD segment AD is parallel to segment BC. After that we have two diagonals, that is diagonal AC and diagonal BD. These diagonals, that is AC and BD, are intersecting at point P. Then prove that AP divided by PD is equal to PC डिवाइड बाय BP। ये आपको प्रूफ करना है गाइस। अगेन बहुत इजी क्वेश्चन है, क्योंकि आप ध्यान से देखोगे तो आपको जो AP PD देन PC और PB के बारे में बात किया, मतलब इस ट्रायंगल के बारे में और इस ट्रायंगल के बारे में बात किया है। मतलब मैं क्या करूंगा, इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कर दूंगा और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं स्टार्ट करता हूं प्रूफ।
सो प्रूफ के अंदर सबसे फर्स्ट पॉइंट मैं क्या बोलना चाहूंगा, ध्यान रखना गाइस, दोनों ट्राइंगल के नाम लेता हूं। तो इस ट्राइंगल का नाम लेंगे हम लोग APD। तो क्या बोलेंगे, इन ट्राइंगल APD एंड ट्राइंगल, इसका नाम कैसे, अगर इसका नाम मैंने APD लिया हुआ है तो इसका नाम कैसे लोगे आप लोग, CPB, क्योंकि ऐसा बताया था मैंने आपको, अपोजिट अपोजिट, देखो APD तो CPB, परफेक्ट, CPB। पॉइंट नंबर 1 क्या होगा बच्चों, देखो ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल, कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि AD is parallel to BC and if AD is parallel to BC and AC को मैंने क्या बोल दिया, ट्रांसवर्सल। तो अगर मेरा AD और BC पैरेलल है और AC ट्रांसवर्सल है तो क्या हो जाएगा आपका, बन जाएगा Z, देखो DA, इस तरीके से Z बन गया। और जैसे ही Z बनता है मतलब कौन सा एंगल आता है आपका, ऑल्टरनेट एंगल्स, इसका नाम क्या है बच्चों, DAP। तो एंगल क्या बोलोगे आप लोग, DAP। कॉन्ग्रुएंट एंगल, इसका नाम क्या लो आप लोग, BCP। इसका रीजन दे दो, ऑल्टरनेट एंगल्स, सिंस, क्यों ऐसा हमने बोला, क्योंकि AD इज पैरेलल टू BC है, ठीक है, वेरी गुड। पॉइंट नंबर 2 बच्चों, ये एंगल और ये एंगल आपका इक्वल है, जिसे हम बोलते हैं अपोजिट एंगल, इसका नाम क्या है बोलो, APD, एंगल APD। कॉन्ग्रुएंट एंगल, इसका नाम क्या है बोलो, CPB, इसे हम क्या बोल देंगे रीजन में, अपोजिट एंगल्स, ठीक है, वेरी गुड। अब मुझे ये बताओ, जब कभी भी किसी भी दो ट्राइंगल के दो एंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, इसका मतलब ये होता है कि दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर। तो पॉइंट नंबर 3 क्या बोल दोगे आप लोग, ट्राइंगल APD सिमिलर ट्राइंगल CPB। अब दो एंगल है, इसका मतलब क्या बोलोगे बच्चों, A टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी, वेरी गुड, A टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी। हमारा इतना काम हो गया, वेरी नाइस। अब मुझे ये भी पता है कि if two triangles are similar so their corresponding sides are in equal proportion, तो हम क्या बोल देंगे यहाँ पे, पॉइंट नंबर 4 कि AP डिवाइडेड बाय CP दैट इज इक्वल टू PD डिवाइडेड बाय PB दैट इज इक्वल टू AD डिवाइडेड बाय CB। क्या रीजन दोगे बच्चों, यस, करेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, CSST। क्या बोलोगे बच्चों, करेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। अगर ये एंगल हो तो हम क्या बोलते हैं, करेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, वेरी गुड। अब देखते हैं रिक्वायरमेंट क्या है, APPD, देखो AP चाहिए और PD चाहिए, फिर क्या चाहिए, PC और BP। तो PC और BP मतलब यही चाहिए। देखा जाए तो इसकी जरूरत हमें नहीं है, जिसकी जरूरत नहीं हो तो उसको हटा दो। तो पॉइंट नंबर 5 मेरा क्या बनने वाला बच्चों, AP डिवाइडेड बाय CP, मैं उसको लिख देता हूँ PC। हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से PD है, देन हमें BP चाहिए तो हमने PB को क्या लिख दिया बच्चों, BP, ठीक है। पॉइंट नंबर 6 आपका लास्ट पॉइंट आने वाला है। अब रिक्वायरमेंट क्या है, AP डिवाइड बाय PD, मतलब देखो AP डिवाइड बाय PD, और क्या चाहिए बच्चों, PC डिवाइड बाय BP, मतलब देखो न्यूमरेटर डिवाइड बाय न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर। ये कब होता है, जब हम यूज करते हैं ऑल्टरनेंडो, यस। तो क्या बोलेंगे, AP डिवाइडेड बाय PD इज इक्वल टू PC डिवाइड बाय BP। तो क्या रीजन देंगे बच्चों यहाँ पे, ऑल्टरनेंडो, ठीक है। एंड ये प्रॉपर्टी के थ्रू हमने क्या कर दिया, जो हमारा क्वेश्चन था जिसमें मुझे क्या फाइंड करना था, AP डिवाइड बाय PD, PC डिवाइड बाय BP, जो कि क्या हो गया बच्चों, प्रूफ, ठीक है, वेरी नाइस। तो ये हमारा क्वेश्चन 11 कितना इजी था। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। सो गाइस, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया है कि इन अ गिवन फिगर XY is parallel to AC, 2 times of AX is equal to 3 times of BX and this XY is equal to 9 units. After that find the value of AC। अगेन इजी क्वेश्चन है, बहुत आसानी से हम इसे कर सकते हैं, बट इसको करना कैसे ध्यान दो। सबसे पहले 2x इक्वल टू 3bx ले लो बच्चों। तो सिंस 2ax इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ bx, इसका रीजन क्या दे दोगे आप लोग, वेरी गुड, गिवन से। अब यहां से हम क्या निकाल लेते हैं, बोलो ax डिवाइडेड बाय bx दैट इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाय 2। देखो मैंने क्या किया, ax यहीं पे रखा, bx को उसके नीचे भेज दिया, बोलो क्या हो गया, ax डिवाइड बाय bx। 3 वहां पहले से, 2 देखो यहाँ पे नीचे आ गया, ठीक है। अब इसके अंदर मैं अप्लाई करने वाला हूं कंपोनेंडो। क्या अप्लाई करूंगा बच्चों, कंपोनेंडो। ध्यान देना क्यों अप्लाई कर रहा हूं, 2 मिनट बाद मालूम पड़ेगा जब मैं इसका यूज करूंगा। तब जब मैं कंपोनेंडो अप्लाई करूंगा, बोलो क्या हो जाएगा, नीचे वाला बंदा जाके ऊपर ऐड होगा, मतलब क्या हो जाएगा, बोलो ax प्लस bx
और नीचे वो एज इट इज कॉपी कर देते हैं। सिमिलरली आप राइट हैंड साइड में करो, बोलो क्या हो जाएगा बच्चों 3 + 2 डिवाइडेड बाय 2। तो क्या होता है कंपोनेंट में हमेशा डिनोमिनेटर जाके न्यूमरेटर में ऐड हो जाता है, ठीक है, वेरी गुड। व्हाट इज ax + bx? देखो जब मैं ax और bx को ऐड करता हूँ मुझे क्या मिलता है ab। मैं यहाँ पे लिखता हूँ ab डिवाइडेड बाय bx दैट इज इक्वल टू 3 + 2 इज 5 डिवाइड बाय 2। इसको मैं बाद में यूज करने वाला हूँ इसलिए डाल दे रहा हूँ इसको मैं बॉक्स में। ये मैंने कैसे ऐड किया, क्योंकि a x b आर कोलिनियर पॉइंट्स इसलिए मैं ऐड कर पाया, ठीक है, उसको मैं लिख देता हूँ रीजन में, वेरी गुड। इतना होने के बाद अब आप क्या करो, इसके अंदर हमारे पास देखा जाए तो दो ट्राइंगल बहुत अच्छे से दिखाई दे रहे होंगे, एक का नाम है ए बी सी और एक का नाम है एक्स बी वाई। बच्चों ए बी सी और एक्स बी वाई दोनों को मैं सिमिलर करने जा रहा हूं, ठीक है, देखो सब लोग कैसे। मैं लिखता हूं यहाँ पे सबसे पहले इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल एक्स बी वाई। सबसे फर्स्ट पॉइंट अगर आप ध्यान दोगे तो बच्चों ये एक्स वाई और ए सी आपस में देखो पैरेलल है, पहले ही बोल दिया है। अगर एक्स वाई और ए सी पैरेलल इसका मतलब ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है, और ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। दोनों क्या है बोलो, यस, इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये बोलो कौन से एंगल्स है आपके, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। सबसे पहले हम क्या बोलेंगे, एंगल इसका, देखो बड़े ट्राइंगल की बात कर रहे हैं तो क्या बोलना बच्चों, बी ए सी। तो आप क्या बोलोगे, एंगल बी ए सी कॉन्ग्रुएंट एंगल, छोटे में क्या नाम लोगे, बी एक्स वाई। क्या रीजन देने आप लोग, यस, करेस्पॉन्डिंग, ठीक है, एंगल्स। सिमिलरली हम सेकंड की बात करेंगे तो इसके एंगल की बात करेंगे तो बड़े ट्राइंगल में यहां लेते हैं पहले बी सी ए कॉन्ग्रुएंट एंगल बी वाई एक्स, सेम रीजन, बोलो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, वेरी गुड। अब इस ट्राइंगल के दो एंगल इक्वल हो गए, इसका मतलब क्या बोल दोगे, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल एक्स बी वाई। क्या रीजन दोगे, बोलो ए टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी, ठीक है। अब मुझे पता है कि टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, दिस इज एक्स बी वाई, राइट, दिस इज एक्स बी वाई। तो if two triangles are similar that means their corresponding sides are in equal proportion। तो आप क्या बोल दोगे बच्चों, AB डिवाइडेड बाय XB is equal to BC डिवाइड बाय BY। देखो AB डिवाइड बाय XB, BC डिवाइड बाय BY that is equal to AC डिवाइड बाय XY। बच्चों AC डिवाइड बाय XY। क्या रीजन दोगे, corresponding sides of similar triangle। अब रिक्वायरमेंट में ए बी डिवाइड बाई बी एक्स की वैल्यू क्या है 5.2, मतलब मुझे ए बी डिवाइड बाई बी एक्स ही चाहिए और मुझे क्या चाहिए बोलो यहाँ पे ए सी फाइंड करना है, तो ए सी फाइंड करना है और एक्स वाई दिया है, दैट मीन्स इसकी जरूरत नहीं है भाई, हटा दो इसको, जिसकी जरूरत नहीं होती है, ठीक है, क्लियर। तो क्या हो जाएगा बोलो यहाँ पे ए बी डिवाइड बाई बी एक्स इज इक्वल टू ए सी डिवाइड बाई एक्स वाई। चलो वैल्यू पुट करो फटाफट, ए बी डिवाइड बाई बी एक्स, बच्चों ए बी डिवाइड बाई बी एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या है 3 डिवाइडेड बाई 2। अच्छा ए सी इसको चाहिए तो आप इक्वेशन नंबर 1 दे दो और यहाँ पे रीजन दे दो, ठीक है। तो आप बोल दो यहाँ पे फ्रॉम 1, ठीक है, वेरी गुड। एंड AC की वैल्यू दी क्या, नहीं दी है मुझे, चलो AC कॉपी कर लो आप लोग, XY कितना दिया 9, तो भाई लिख लो 9, है कि नहीं। चलो 9 वहां भेजो, जब आप 9 वहां भेजोगे तो क्या हो जाएगा, 9 वहां पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 3 27 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू AC। जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो बोलो AC की वैल्यू क्या मिलेगी 13.5, वेरी गुड, क्लियर गाइस। तो इस तरीके से हमने क्या फाइंड कर दिया बोलो AC की वैल्यू, वेरी गुड गाइस। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दिया जाए, ध्यान से देखना सब लोग, द वर्टाइसेस ऑफ द स्क्वायर DEFG, द वर्टाइसेस ऑफ द स्क्वायर DEFG आर ऑन द साइड्स ऑफ ट्रायंगल ABC। आफ्टर दैट एंगल A इज व्हाट गाइस 90 डिग्री। उसके बाद क्या बोला इसने कि देन प्रूव दैट D स्क्वायर, देखो D स्क्वायर इज इक्वल टू BD इनटू AC। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है बट मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बहुत इजी लगेगा आपको। मैं इसके अंदर ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर करूंगा, उसके बाद ये ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल का सिमिलर करूंगा। जब आप इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कर लोगे तो क्या होगा, ये ट्रायंगल आपस में हो जाएंगे सिमिलर एंड उनसे आप क्या लोगे करस्पॉन्डिंग साइड्स और आपका जो भी आंसर है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। तो मैं 1 बाय 1 स्टार्ट करता हूँ गाइस। सबसे पहले मैं लिखूंगा पॉइंट नंबर 1 यहाँ पे क्या है बोलो DEFG इज द स्क्वायर, लिख देते हैं हम लोग
quadrilateral DEFG is the square. ठीक है, क्या रीजन इसका बोलो जाएगा हम लोग का गिवन. सबको पता है जब कभी भी कोई भी क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर है तो उसके सारे साइड की वैल्यू क्या होती है, सेम. मतलब क्या बोलोगे, DE इज इक्वल टू EF इज इक्वल टू GF इज इक्वल टू GD. ठीक है, ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर्स आर इक्वल. पॉइंट नंबर 3 भी आप लिख दो कि GF इज पैरेलल टू D. GF इज पैरेलल टू D. अपोजिट, यहां पे रीजन तो चाहिए, तो अपोजिट साइड्स ऑफ स्क्वायर. ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि जो स्क्वायर होता है एक तरह से पैरेललोग्राम का टाइप होता है. ठीक है, और पैरेललोग्राम क्या होता है गाइस कि हमेशा उसके अपोजिट साइड होते हैं पैरेलल. दैट मींस GF इज पैरेलल टू D. पॉइंट नंबर 4, मुझे अब ये बताओ अगर आपका GF D के पैरेलल है, इसका मतलब ये होता है कि मैं लिख सकता हूं व्हाट, GF इज पैरेलल टू BC. क्योंकि ये सारे पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर आ रहे हैं तो आप बोल सकते कोई भी लाइन ले लो आप. तो B डैश, D डैश, E डैश, C, ऑल 4 पॉइंट्स आर कोलिनियर. तो आप इसमें कोई भी नाम ले सकते हो. हमने क्या ले लिया, BC. अब यहाँ पे आपको दिमाग लगाना है, ध्यान रखना कि अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो बच्चों क्या हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा इक्वल, जिसे हम बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल. क्योंकि दोनों एंगल क्या है, लाइन के ऊपर है, मतलब पैरेलल लाइंस के ऊपर है. सिमिलरली ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा आपका सेम. क्या होगा बोलो, यस, करस्पॉन्डिंग एंगल्स. तो दोनों ट्रायंगल को प्रूफ करते समय मैं क्या यूज करूंगा, इन दोनों एंगल्स को. साथ ही साथ क्या बोलूंगा, ये एंगल 90 डिग्री है, यहाँ पे ये एंगल 90 होगा क्योंकि क्या होता है, ये स्क्वायर है. अगर ये स्क्वायर है तो ये 90 है, तो उसकी वजह से ये भी 90. सिमिलरली ये 90 है तो ये भी क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री. ठीक है, अब हम लोग यही कॉन्सेप्ट यूज करने वाले. चलो सबसे पहले हम लोग ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल लेते हैं. अब हमें ट्रायंगल का नाम लेना सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने ट्रायंगल का नाम बहुत ही अलग ले लिया तो कोई भी आंसर आप आने वाला नहीं है. तो मैं लेता हूं AGF. क्या लेता हूं बच्चों, AGF. तो क्या बोलूंगा, इन ट्रायंगल AGF एंड ट्रायंगल. अभी AGF जब लिया मैंने तो AGF का नाम कैसे लिया बच्चों, मैंने 90 फिर x मतलब ये एंगल जो मेरा इक्वल है, तो 90x फिर बचा हुआ एंगल f था. तो वैसे यहाँ पे लोगों 90x फिर बचा हुआ एंगल, तो AGF मतलब 90x फिर बचा हुआ एंगल. सिमिलरली 90x देन आपका रिमेनिंग एंगल. तो 90 यहाँ पे कौन है, D, x यहाँ पे कौन है, B. तो क्या हो जाएगा बच्चों, DBG. वेरी नाइस. पॉइंट नंबर 5 लिखने जा रहा हूं बच्चों, क्या कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है. क्या नाम है इसका बोलो बच्चों, AGF. एंगल AGF कॉन्ग्रुएंट एंगल, इसका नाम बोलो क्या यहाँ पे, एंगल B. तो मैंने क्या लिख दिया, एंगल B. क्या रीजन दूंगा इसको मैं, करेस्पॉन्डिंग एंगल. करस्पॉन्डिंग एंगल्स. क्यों ऐसा हुआ, सिंस रीजन GF इज पैरेलल टू BC फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 से. तो GF इज पैरेलल टू BC, समझ गए. क्योंकि अगर ये लाइन पैरेलल होती नहीं तो गाइस ये हमारे दोनों एंगल इक्वल होते नहीं. ठीक है, पॉइंट नंबर 5 के बाद आने वाला है पॉइंट नंबर 6. अब इन दोनों ट्रायंगल के अंदर ये 90, इसका नाम क्या है बोलो, एंगल A. तो आप बोल दो एंगल A. कॉन्ग्रुएंट एंगल, इसका नाम बोलो क्या है, एंगल GDB. तो लिख दो GDB. क्या रीजन लोगे आप लोग, ईच 90 डिग्री. दो एंगल इक्वल हो गए, वेरी गुड. तो क्या बोल दोगे आप लोग, ट्रायंगल AGF सिमिलर ट्रायंगल DBG. क्या रीजन देने वालों, यस, AA टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी. तो इसको हम देते हैं बॉक्स में क्योंकि हम इसको यूज करने वाले हैं. वेरी गुड. अब हम दूसरे ट्रायंगल्स लेते हैं, मतलब यहाँ के और यहाँ पे. तो आप AGF का नाम AGF ही लो, ठीक है, उसको चेंज मत करना. तो आप क्या बोल दो, इन ट्रायंगल AGF. लेकिन अभी आप इस हिसाब से देखना, ठीक है. जब मैंने AGF लिखा तो मैंने क्या लिया बच्चों, A लिया, फिर G लिया, फिर F लिया. तो यहाँ पे क्या लेंगे, A मतलब 90. तो यहाँ पे हम 90 से स्टार्ट करते हैं. मतलब क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, ट्रायंगल E. ठीक है, उसके बाद x मतलब जो यहाँ पे इक्वल नहीं है. ठीक है, उसके बाद लास्ट में कौन आता है, इक्वल एंगल मतलब F. और यहाँ पे कौन आएगा, C. ठीक है, मैंने बोल दिया AGF. यहाँ पे आप क्या बोल दिए बच्चों, EFC. क्योंकि नॉट इक्वल एंगल और उसके बाद जो इक्वल एंगल है, क्योंकि C और ये एंगल दोनों इक्वल हैं तो लास्ट में F आता है, यहाँ पे लास्ट में C आना चाहिए. तो लास्ट में C आ गया, तो EFC में लास्ट में C आ गया तो बचा F. तो F को लिख दो बीच में. तो एंगल का नाम लेना सबसे इंपॉर्टेंट है इसके अंदर. पॉइंट नंबर 8, चलो स्टार्ट करते हैं. ये एंगल और ये एंगल इक्वल, इसका नाम क्या है बच्चों, AFG. एंगल AFG कॉन्ग्रुएंट एंगल, एंगल C. ठीक है, क्या रीजन दिया हमने, यस, करस्पॉन्डिंग एंगल. करस्पॉन्डिंग
एंगल सिंस व्हाट सेम रीजन बच्चों, GF पैरेलल टू BC। पॉइंट नंबर 9, एंगल AFG और एंगल C इक्वल हो गया। अभी यहाँ पे 90 ले लो, यहाँ का 90 ले लो, यहाँ का 90 मतलब एंगल A कॉन्ग्रुएंट एंगल, और यहाँ का 90 बोलो क्या हो जाएगा FEC। ठीक है, each 90 डिग्री। तो मुझे बताओ दो एंगल इक्वल हो गए ना, जैसे ही दो एंगल इक्वल हुए तो पॉइंट नंबर 10 क्या बन जाएगा कि भाई दोनों ट्राइंगल भी क्या हो गए सिमिलर। सो ट्राइंगल AGF सिमिलर ट्राइंगल EFC। वेरी गुड। अब मुझे ये बताओ जब दोनों ट्राइंगल सिमिलर क्या रीजन दोगे, बोलो AA टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी। पॉइंट नंबर 11 आने वाला है। अब क्या करो, ध्यान से देखो सब लोग, इस पॉइंट को भी डाल दो आप बॉक्स में, ठीक है, और पॉइंट नंबर 10 को पॉइंट नंबर 7 के साथ में कंपेयर करो। AGF देखो AGF यहाँ पे सेम है, यहाँ पे भी AGF सेम है, मतलब दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है। लेफ्ट हैंड साइड सेम है मतलब राइट हैंड साइड भी सेम हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ट्राइंगल DBG सिमिलर ट्राइंगल EFC फ्रॉम इक्वेशन नंबर 7 एंड 10। पॉइंट नंबर 12 आने वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब मुझे ये बताओ अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो क्या होता है, इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर सो देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन इक्वल प्रोपोर्शन। तो आप क्या बोलते हैं, बोलो DB डिवाइड बाय EF इज इक्वल टू BG डिवाइड बाय FC इज इक्वल टू DG डिवाइड बाय EC। क्या रीजन दोगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। इतना होने के बाद आपका आता है पॉइंट नंबर 13। सो गाइस पॉइंट नंबर 13 कैसे बनेगा, ध्यान देना। मुझे क्या चाहिए, D चाहिए, BD और EC चाहिए। तो कहीं पे D दिख रहा है क्या, देखो नहीं दिख रहा है D, वेरी गुड, कोई बात नहीं। कहीं पे BD दिख रहा है तो हाँ BD दिख रहा है, देखो BD, और कहीं पे EC दिख रहा है तो यहाँ पे दिख रहा है EC। तो देखा जाए बच्चों BD और EC हमको लेना है, मतलब ये पार्ट हमें नहीं चाहिए, हटा दो इसको, कोई बात नहीं है। तो इसको मैं लिखता हूं मैं DB को BD डिवाइड बाय EF इज इक्वल टू DG डिवाइड बाय EC। ठीक है, अब हम लोग पॉइंट नंबर 13 के बाद पॉइंट नंबर 14 लिखने वाले हैं। बच्चों ध्यान देना, मुझे BD और EC चाहिए तो मैं BD लिख देता हूं, ठीक है। अब EF नहीं चाहिए, तो अगर ध्यान दोगे तो जो मैंने पॉइंट नंबर 2 फाइंड किया था उसका अब यूज करने जा रहा हूं, ठीक है। सो पॉइंट नंबर 2 में आपके पास EF दिखाई दे रहा है, बोलो EF के प्लेस पे GF भी है और GD भी है, बट मैं यहाँ पे क्या लूंगा D, क्योंकि मुझे रिक्वायरमेंट क्या है DE की, इज इक्वल टू, फिर मैंने यहाँ पे DG चाहिए बच्चों, DG, तो DG के प्लेस पे मैं क्या लिख देता हूँ DE, क्योंकि हमें D ही चाहिए राइट ना, होल डिवाइड बाय मैंने क्या लिख दिया EC। ये सारी वैल्यू मैंने कहाँ लिखी, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। अब आप कर दो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो क्या हो जाएगा बोलो BD मल्टीप्लाई बाय EC दैट इज इक्वल टू D इंटू D, बोलो क्या होता है, कुछ नहीं गाइस, हाँ D इंटू D क्या होता है आपका D का स्क्वायर। ठीक है, पॉइंट नंबर 16 लास्ट पॉइंट, इसको प्रॉपर वे से लिख दो क्या कि D का स्क्वायर इज इक्वल टू BD मल्टीप्लाई बाय EC। ये हो गया बच्चों आपका फाइनल आंसर। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व कर दिया और हमारा गाइस क्या हो गया, ये आपका पूरा का पूरा प्रॉब्लम सेट क्या हो गया, फिनिश्ड। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी था बट इतना भी डिफिकल्ट नहीं था। बस करना क्या था आपको इसके अंदर कि आपको ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल को सिमिलर करना था, उसके बाद इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल को सिमिलर करना था। इन तीनों ट्राइंगल को सिमिलर करने के बाद आप क्या देखते हैं, दिस ट्राइंगल इज सिमिलर टू दिस ट्राइंगल, और ये होने के बाद आपने क्या बोल दिया कि भाई इनके हम लोग क्या लेते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स, और जो रिक्वायरमेंट थी उसके हिसाब से हमने थोड़ा सा मैनिपुलेशन किया और हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है गाइस, सो इस तरीके से हमने 13 नंबर क्वेश्चन फिनिश कर दिया। अब क्या होगा, जो मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूंगा उसको मैं आज रिवील नहीं करूंगा, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर थोड़ा सा सस्पेंस रख देते हैं, और मैं ट्राई करूंगा कि ज्योमेट्री का ही चैप्टर स्टार्ट करूं। पहले ज्योमेट्री के जो मैक्सिमम चैप्टर्स हैं वो मैं फिनिश कर दूंगा, जो भी थोड़ा डिफिकल्ट चैप्टर्स हैं। ठीक है, सो गाइस आज की वीडियो में हम इतना ही करते हैं। सो गाइस उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस की आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सो दैट कि आपका प्यार और आपका सपोर्ट मुझे मिलता रहेगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग विद PSM Academy। थैंक यू सो मच।